गुड इवनिंग साथियों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो टॉपिक है यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह हर प्रकार के एग्जाम्स में जरूर आता है, चाहे वो नॉन स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो ESIC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे CHO का हो, कोई भी एग्जाम हो, यह हर प्रकार के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। रखते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के बारे में जानते हैं आप। फ्लूइड्स क्या होता है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है ना, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। फ्लूइड क्या होता है बताइए। फ्लूइड क्या होता है, बॉडी में प्रेजेंट जो वाटर कंटेनर है ना, उसे फ्लूइड होता है। जैसे कि इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड है। एक्स्ट्रासेलुलर होता है, सेल के बाहर होता है। इंट्रावीनस होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, या जॉइंट्स में पाया जाने वाला फ्लूइड होता है। वह अलग अलग प्रकार का फ्लूइड्स होता है, ठीक है। जैसे कि इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना, और होता है कौन सा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड मींस जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है। जैसे ये सेल है ना, सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड कौन सा होगा, वो होगा इंट्रासेलुलर। और सेल के बाहर पाया जाने वाला, सेल है, सेल के बाहर पाया जाने वाला फ्लूइड ये हो गया एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना। तो ये प्रकार के फ्लूइड होते हैं, इंट्रासेलुलर होता है और एक्स्ट्रासेलुलर होता है। जो सेल के अंदर होता है वो कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर। कौन सा हो गया, इनटू द सेल, है ना, सेल के अंदर। और ये कौन सा हो गया, आउटसाइड, है ना, सेल के बाहर पाया जाने वाला फ्लूइड कौन सा होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वह कितना परसेंट होता है अपनी बॉडी में होता है, बॉडी फ्लूइड का, टोटल बॉडी फ्लूइड का होता है 70%, ठीक है ना। 70% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, ठीक है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वह अपनी बॉडी के 70% फ्लूइड होता है ना। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो होता है 30% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, ठीक है। आया समझ में। इंट्रासेलुलर मींस सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड कितना होता है, वह टोटल बॉडी फ्लूइड का होता है 70%, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड 30% जो होता है वो होता है कितना, 30% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। ये हो गया फ्लूइड के बारे में, क्या होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का 70% होता है टोटल बॉडी फ्लूइड का, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड 30% होता है टोटल बॉडी फ्लूइड का। ये है फ्लूइड के बारे में। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो होता है 3 प्रकार का होता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रावीनस फ्लूइड, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और ट्रांससेलुलर फ्लूइड, और ट्रांससेलुलर
फ्लूइड। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है 3 प्रकार होता है, कौन कौन सा? इंटरस्टिशियल, इंट्रावेसिकुलर और ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। जिनमें से इंटरस्टिशियल होता है 22% और इंट्रावेस्कुलर होता है 6% और ट्रांस सेलुलर होता है 2%। ठीक है, इंट्रासेलुलर का होता है 70% टोटल का और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है 30%। 30% जो 30% है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या बोलेंगे? थर्ड स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड स्पेस। ठीक है, थर्ड स्पेस जैसे कि सेल के बाहर पाया जाने वाला है ना, बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच पाया जाने वाला। ठीक है, दो सेल के बीच पाया जाने वाला फ्लूइड को बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। और इंट्रावेसिकुलर फ्लूइड मींस इनटू वेसल्स, जैसे कि ब्लड हो गया। ठीक है, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड जैसे कि सीएसएफ फ्लूइड हो गया, जॉइंट फ्लूइड हो गया, वो सब आएगा इसमें। क्या आएगा इसमें? ट्रांससेलुलर में आता है सीएसएफ फ्लूइड आता है, जॉइंट का फ्लूइड आता है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ट्रांससेलुलर में। कितना परसेंट होता है? ये होता है 2%, ये होता है 6%, ये होता है 22%। कितना होगा टोटल? 30%। 2, 6 और 22 कितना होगा? 30%। ठीक है, तो ये है अपने फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स का डिवाइडेशन कैसे कैसे होता है उसके बारे में जाना है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन कराने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं सोडियम होता है, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है ना, ये अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनके बारे में बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जानते हैं फ्लूइड्स के बारे में। तो फ्लूइड्स का ये क्लासिफिकेशन देखा, इंटरसेलुलर के बारे में अलग अलग देखा। और आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्पेस क्या था? थर्ड स्पेस था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था। ठीक है, क्या है? इट इज ट्रैप्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सेल है, दो सेल है ना, ये सेल है। सेल के बाहर पाए जाने वाला जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ट्रैप ना, इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं थर्ड स्पेस में पाया जाने वाला फ्लूइड। थर्ड स्पेस बोलेंगे। कितना परसेंट होता है? ये होता है 22%। ये कब इकट्ठा हो जाता है? थर्ड स्पेस में फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कब पड़ जाता है? जब क्या हो जाए? ट्रॉमा कंडीशन हो या फिर बर्न हो, इंजरी हो, है ना। इस कंडीशन में जो थर्ड स्पेस या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये देखा अपन ने थर्ड स्पेस के बारे में। अब देखते हैं अगर थर्ड स्पेस में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज्यादा हो जाए, है ना, इकट्ठा एक जगह ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? एडिमा होगा। तो देखते हैं एडिमा क्या होगा। एडिमा क्या होता है? एडिमा इज एन एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। एडिमा क्या है? एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, कहां पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना। ऐसे ये सेल है, ठीक है, तो सेल के बाहर में यहाँ पे अगर ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? एडिमा हो जाता है ड्यू टू अल्ट्रेशन इन ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कैपिलरी परमेबिलिटी
एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होता है, अगर किसी सेल में ऑन्कोटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या कैपिलरी परमेबिलिटी चेंजेस हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वह सेल से बाहर की ओर आ जाता है, ठीक है ना, और इंटरस्टिशियल स्पेस में, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में आके इकट्ठा हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, वह इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, उस कंडीशन में एडिमा, सूजन आती है, उसको बोलते हैं एडिमा, ठीक है। और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो लिम्फेटिक मतलब लिम्फ होती है, ऐसे ब्लड वेसल होती है ना, ब्लड वेसल होती है, उसी तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, जो कि फ्लूइड का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है ना, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, उसका ड्रेन का काम कौन करता है, वेसल्स के साथ लिम्फेटिक वेसल्स भी काम करती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ड्रेन का काम करती हैं। अगर उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ड्रेनेज नहीं हो पाता है, जिससे वह एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, उस वजह से एडिमा की कंडीशन बनती है। तो क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर के कारण या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण या कैपिलरी परमेबिलिटी के कारण, है ना, ये है सेलुलर मेम्ब्रेन है, इसमें परमेबिलिटी बढ़ जाती है, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर आएगा, बाहर आएगा मींस कहां आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड की जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा और एडिमा की कंडीशन बनती है। आए समझ में। जैसे कि ये वेसल्स है ना, ये सेल है, इसमें क्या हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाई हो गया, मतलब इसमें जो फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, जिसके कारण इसमें प्रेशर लगेगा तो फ्लूइड क्या होगा, ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा कहां आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, सेल्स के बीच में भरेगा, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एडिमा होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर हाई होगा, है ना। मान लीजिए जो वेसल्स हैं, वेसल्स का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, मतलब उसमें जो प्लाज्मा है, वॉल्यूम है, प्लाज्मा या मान लीजिए एल्ब्यूमिन, ये सब क्या करते हैं, प्लाज्मा हो या एल्ब्यूमिन हो, ये ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं नॉर्मल। अगर एल्ब्यूमिन या प्लाज्मा कम हो जाए, कम होगा तो जो है ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का जो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा वह कम हो जाएगा, जिससे ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो वो फ्लूइड रचने लगेगा मींस वह वेसल से लीकेज होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, जिसके कारण एडिमा की कंडीशन हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट होता है, सीकेडी का पेशेंट हो, किडनी वाला पेशेंट है ना, क्रोनिक किडनी डिसीज वाला पेशेंट, किडनी फेलियर वाला या लिवर डिसीज वाला पेशेंट हो, है ना, सीएलडी, क्रोनिक लिवर डिसीज वाला पेशेंट हो, इनमें सब में क्या देखा होगा आपने, एडिमा होता है ना, हाथ पैर सूजे हुए होते हैं। वो क्या होता है, क्योंकि उनका जो लिवर डिसीज वाला पेशेंट होता है उसमें क्या हो जाता है, एल्ब्यूमिन की कमी होती है, एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो उसका जो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा वेसल्स का वह कम हो जाएगा और फ्लूइड का सिक्रेशन कहां आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिस कारण वह एडिमा हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे सीकेडी पेशेंट होता है, सीकेडी पेशेंट में क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाई हो जाता है, मतलब सीकेडी पेशेंट है तो यूरिन तो बनेगा नहीं ना, तो यूरिन नहीं बनेगा तो यूरिन आउटपुट नहीं आएगा और बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसके कारण वेसल्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाई होगा और फ्लूइड का सीक्रेशन कहां होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसके कारण क्या होगा, एडिमा की कंडीशन बनेगी। असल में यह है एडिमा। आगे देखते हैं एडिमा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडिमा, एडिमा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एडिमा दो प्रकार से होता है, एक होता है लोकलाइज्ड एडिमा, एक होता है जनरलाइज्ड एडिमा। नाम से ही समझ में आ रहा है, लोकलाइज्ड मींस
एक किसी पर्टिकुलर लोकल पार्ट में, बॉडी किसी पार्ट में, हाथ में, पैर में या कहीं भी एक किसी लोकल पार्ट में जब एडिमा होता है तो उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड एडिमा, और जब पूरी बॉडी में एडिमा होता है उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा। इसको वो एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, सार्का। एना सार्का क्या होता है, पूरी बॉडी में, है ना, होल बॉडी में जब एडिमा होता है उसको बोलते हैं एना सार्का। ठीक है, उसको बोलते हैं एना सार्का। देखते हैं, फर्स्ट है लोकलाइज्ड एडिमा। लोकलाइज्ड एडिमा क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है। वो ये कब होता है, जब किसी पार्ट में क्या हो जाए, जब किसी बॉडी पार्ट में, लोकल पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, किसी पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी क्या हो जाए, जब एडिमा होता है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड एडिमा। ये होता है किस कारण हो सकता है, ट्रॉमा, ट्रॉमा इंजरी, है ना, या लोकलाइज्ड बर्न, या फिर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा, इंजरी, बर्न के कारण क्या होता है, लोकलाइज्ड एडिमा होता है। सेकंड है जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा मींस क्या बोलेंगे उसको, है ना, सार्का, है ना, एना सार्का बोलते हैं। यह डिसीज कंडीशन, यह एडिमा कंडीशन कब बनती है, जब किसी बॉडी ऑर्गन फेल हो जाए। जैसे कि यह बनेगा कब, जब होल बॉडी में एडिमा कंडीशन बनती है, जब पूरी बॉडी में, फेस से लेकर पैर तक सब में अगर एडिमा हो, पूरी बॉडी में एडिमा हो, उसको बोलते हैं एना सार्का। यह कंडीशन कब होती है, जब क्या होता है, यह कंडीशन होती है सीकेडी में, है ना, किडनी रीनल फेलर कंडीशन में, या हार्ट फेलर में, हार्ट फेलर कंडीशन में, या फिर लिवर फेलर की कंडीशन में क्या होता है, जनरलाइज्ड एडिमा होता है। ठीक है, जब हार्ट फेलर हो या फिर रीनल फेलर हो या लिवर फेलर कंडीशन में क्या होता है, पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी मतलब होल बॉडी, एडिमा इन होल बॉडी, ठीक है, एडिमा इन होल बॉडी, जब पूरी बॉडी में एडिमा होता है उसको बोलते हैं एना सार्का एडिमा। ठीक है, यह कब होता है, जब सीकेडी कंडीशन हो, हार्ट फेलर हो या लिवर फेलर कंडीशन हो, उस कंडीशन में होता है। और एडिमा क्या होता है, एडिमा होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड वॉल्यूम का ज्यादा हो जाने के कारण होता है। ठीक है, ये अपने पढ़े हैं एडिमा के अलग अलग टाइप्स। नेक्स्ट पॉइंट है बर्थ ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड से क्या काम होते हैं बताइए। बॉडी फ्लूइड्स जो होता है, मान लीजिए ब्लड है, ब्लड क्या काम करता है, बॉडी फ्लूइड्स क्या करता है, बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू द सेल। जो बॉडी फ्लूइड होता है वह सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एंड कैरी बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल, और सेल से जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको कैरी करके बाहर फेंक देता है। ठीक है, और टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों को मिलाकर टोटल बॉडी फ्लूइड होता है, वह होता है 60% ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट। एडल्ट में कितना होता है, एडल्ट में होता है 60% ऑफ बॉडी वेट, 60% ऑफ बॉडी वेट एंड 55% इन ओल्डर एडल्ट। ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड में कितना होता है
55% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, एंड 80% इन इन्फेंट, और जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें कितना होता है, इन इन्फेंट, ठीक है। एडल्ट में कितना होता है 60%, और ओल्ड एडल्ट में कितना होता है, ओल्ड एडल्ट में होता है 55% और 80% होता है इन्फेंट्स में, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो ओल्ड एज है और इन्फेंट है, ठीक है, पीडियाट्रिक एंड जीडियाट्रिक, ओल्ड एज एंड बचपन, बच्चे, दोनों में जो बॉडी फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड इम्बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है, किनमें, ओल्ड एज में और बच्चों में क्या होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज्यादा जल्दी होता है, क्योंकि इनमें जो बॉडी फ्लूइड होता है वह बहुत ज्यादा होता है और बहुत कम होता है, इम्बैलेंस होता है, ठीक है। इसलिए इन्फेंट एंड ओल्ड एज में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस ओल्ड एज में और इन्फेंट में बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये देखा अपन ने बर्स्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मतलब बॉडी में जो फ्लूइड है वह कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे वह आगे बढ़ता है, कैसे सेल्स के पास पहुंचता है और कैसे सेल से बाहर आता है, उसके बारे में बताते हैं। तो उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय सॉल्यूट में स्प्रेड थ्रू ए सॉल्यूशन। क्या होता है, क्या होता है इसमें क्या होता है, प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट अलग हो जाता है सॉल्यूशन से। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। सॉल्यूट मींस होता है, सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्यूट होता है घुलने वाली चीज, जैसे कि नमक है ना, जैसे नमक का घोल है, क्या होता है, ठीक है, सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर में क्या होता है, साल्ट जो है वो सॉल्यूट है ना, जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूट होता है जैसे कि साल्ट है सॉल्यूट है, वाटर है सॉल्वेंट है, और दोनों जब मिल जाते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्ट ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉल्युबल होता है, ठीक है। which is soluble, ठीक है। सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस है जो कि घुलनशील होता है, और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट कौन होता है, घुलने वाला पानी होता है। तो प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट अलग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूट स्प्रेड द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए क्या देखते हैं क्या होता है इसमें। डिफ्यूजन में होता है कि जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाता है। ऐसे ये सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर पानी है, ठीक है। सेल के अंदर जो है कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना, गाढ़ापन है। सेल के अंदर जो पानी भरा हुआ है वह हाई कंसेंट्रेशन है, ठीक है, और जो बाहर है उसमें कंसेंट्रेशन कम है। तो सॉल्यूट पार्टिकल जो कहते हैं सेल से बाहर आएंगे, है ना। सॉल्यूट पार्टिकल है जैसे कि नमक, मान लीजिए नमक क्या होगा, वह बाहर की ओर आएगा, कहां, सेल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्यूट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो नमक के घोल अंदर ज्यादा कंसेंट्रेट वाला है, ज्यादा गाढ़ा है, और बाहर
कम कंसंट्रेशन वाला है। तो नमक क्या होगा, नमक के पार्टिकल अंदर से बाहर की ओर आएंगे थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ऐसा में NaCl है, इसमें तो NaCl इसमें हाई है ना, हाई NaCl, और बाहर में क्या है, लो NaCl। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, जो सोडियम क्लोराइड है, नमक बाहर की ओर आ रहा है, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। समझ में। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। फर्स्ट पढ़ा अपन ने डिफ्यूजन, सेकंड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन में क्या था, डिफ्यूजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मतलब नमक, नमक का मूवमेंट हो रहा था, और उसमें क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मतलब पानी का मूवमेंट हो रहा है क्रॉस ए मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। मेम्ब्रेन के पर किसका एक्सचेंज होगा, सॉल्वेंट का, मींस पानी का। इन रिस्पॉन्स टू ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजुअली फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब कि ये हो गया, ठीक है। ये मर्ग क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, NaCl इसमें भी है और बाहर भी है, ठीक है, बाहर भी है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें हाई कंसंट्रेशन है ना, कैसा है, हाई, इसमें है लो कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या है, उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें पानी क्या होगा, जो वाटर है वह वाटर अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, कैसे जाएगा, अंदर जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। बाहर क्या है, कंसंट्रेशन लो है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट, पानी का मूवमेंट होता है ना। और डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था अपन ने, डिफ्यूजन में सॉल्यूट मींस नमक का एक्सचेंज हो रहा था, है ना, हाई से लो की ओर। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या करेंगे, इसमें ऑस्मोसिस में होता है सॉल्वेंट मतलब पानी का एक्सचेंज होगा कहां, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। जहां ऑन्कोटिक प्रेशर हाई होगा वहां पानी का मतलब जो सॉल्वेंट है उसका एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें समझ में आया, उसमें क्या होता है, उसमें होता है लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट का मतलब कि जो वाटर है उसका एक्सचेंज होता है लो टू हाई, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर इसका वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ये है सेकंड कौन सा, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट कैसे होता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू। फिल्ट्रेशन कैसा, फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, मतलब सॉल्यूशन का, इसमें मूवमेंट होता है सॉल्यूशन का, कैसे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू, है ना। जहां प्रेशर ज्यादा होगा, मान लीजिए ये वेसल्स है, वेसल्स के अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो गया है ना, फ्लूइड की वॉल्यूम बहुत हाई हो गया, मतलब इसमें जो इसका प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई होगा तो ये सेल्स पे प्रेशर डालेगी, है ना, सेल्स पे जो है ना मेम्ब्रेन, इस पे प्रेशर लगेगा और ये फ्लूइड बाहर की ओर आने लगेगा, है ना, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। असल में मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसमें हाई हो जाएगा तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन।
ठीक है। इसमें किसका मूवमेंट होता है? इसमें मूवमेंट होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का, मतलब सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है। ठीक है। हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है। इसमें क्या होता है? हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की ओर सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है। ठीक है। अभी तक अपन ने देखा था मूवमेंट ऑफ फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? डिफ्यूजन के द्वारा, है ना। और बताइए कैसे होता है? ऑस्मोसिस के द्वारा और फिल्ट्रेशन के द्वारा, है ना। फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है। अब देखते हैं जो सॉल्यूशन होता है वह कितने प्रकार का होता है। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए सॉल्यूशन कितने प्रकार होते हैं? एक होता है कौन सा? आइसोटोनिक। ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है एक, और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है एक, और एक हाइपोटोनिक होता है। कौन सा होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो आइसोटोनिक मींस, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसो मींस एक समान, है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन अपने बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। आइसोटोनिक मतलब, टोन मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। टोनिक मतलब, टोन मतलब होता है कंसंट्रेशन, है ना। तो ऐसे फ्लूइड जिनकी कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के बराबर होता है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। और हाइपरटोनिक ऐसे फ्लूइड्स, ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है उनको बोलते हैं हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक में ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से कम होता है उनको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक टू ह्यूमन सेल। ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वह ह्यूमन सेल के आइसोटोनिक होते हैं। ठीक है। जैसे ह्यूमन सेल का फ्लूइड जो है, सेल है, सेल के फ्लूइड के बराबर ही उसकी कंसंट्रेशन होता है। ठीक है ना। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सेम ऑस्मोलिटी टू ह्यूमन फ्लूइड। ह्यूमन फ्लूइड जैसे है ब्लड है, ठीक है, ब्लड के समान ही उसकी ऑस्मोलिटी होती है। जैसे ह्यूमन फ्लूइड है, इंसान का जो फ्लूइड है, ठीक है, उसी की फ्लूइड के समान आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होता है। जैसे इसमें आते हैं एग्जांपल में NS आता है 0.9%, RL आता है 5%, डेस्टोज आता है, और डेस्टोज प्लस 2 to 5% NS आता है। ठीक है। क्या होता है? जो अपने सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसी के समान कंसंट्रेशन वाला फ्लूइड आइसोटोनिक फ्लूइड कहलाता है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं? 0.9% NS आता है, RL आता है, और 5% डेस्टोज आता है। ठीक है। जो RL आता है, RL CKD वाले पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना है। RL, ठीक है, इट should not be administered to CKD पेशेंट। ठीक है। CKD पेशेंट को RL मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज, किडनी वाले पेशेंट को RL नहीं एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि इट कंटेन पोटेशियम, इसमें पोटेशियम होता है जिसकी वजह से RL किडनी वाले पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है। तो यह है आइसोटोनिक के बारे में। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैव द हाई ऑस्मोलिटी
टू द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। इसमें आता है 10% डेक्सट्रोज, डीएनएस, 25% डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज, मैनिटॉल और 5% प्लस 0.45% एनएस, ये आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे। ठीक है, असल में आइसोटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जिसकी जो कंसंट्रेशन है वह बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैव हायर कंसंट्रेशन देन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, देन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, हाइपरटोनिक क्या होता है, बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें आता है D10%, डीएनएस, D25, D50, मैनिटॉल और D5%। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज कब करते हैं, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज्यादा हो गया हो। ठीक है, उस कंडीशन में यूज करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बॉडी फ्लूइड का कम करने के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो ये है, थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सांद्रता होती है वह बॉडी फ्लूइड की सांद्रता से कम होती है। इसमें आते हैं हाफ परसेंट एनएस, है ना, जैसे कि 0.45% एनएस आता है, उसको बोलते हैं हाफ एनएस, 0.225% एनएस और डिस्टिल वाटर है, किसमें आते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल किस प्रकार से एक्शन देती है। ठीक है, उसका सेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन में। देखिए, यह है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखते हैं सेल में क्या चेंजेस आते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होती है, सेल है उसमें क्या होगा, नो चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सेल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे सेल को, है ना, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें जब सेल को डालेंगे तो क्या होगा, फ्लूइड बाहर आएगा, फ्लूइड बाहर आएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या आएंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक। ठीक है, सेल क्या हो गई, सिकुड़ गई, सेल सिकुड़ गया, सेल से पानी बाहर आ गया। ठीक है, इसमें सेल में नो चेंजेस आए हैं, इसमें सेल श्रिंक हो गई। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, सेल क्या हुई, सेल बड़ी हो गई, है ना। सेल से पानी आया है तो सेल साइज लार्ज हो गया, सेल का आकार है जो बढ़ गया, है ना, क्योंकि सेल के अंदर पानी गया, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, पानी सेल के अंदर जाएगा और सेल का साइज है वह बढ़ जाएगा, है ना, तो सेल का साइज बढ़ जाएगा। और हाइपरटोनिक में सेल का साइज छोटा हो जाएगा, और आइसोटोनिक में सेल का साइज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अलग प्रकार के ये सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने पड़ा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।